गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम नीट रिवीजन के अंदर फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स की बेसिक जो क्वांटिटी आती है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आती है जो कि पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स में यूज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। ये 5-6 चीज़ें जो हैं, 5-6 फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स में चलेंगी। जब जब तक मोशन चलेगा, जहाँ जहाँ मोशन आएगा, ये सब बार बार बोली जाएंगी। ठीक है, ये पूरी 11th क्लास में ये पूरी बार बार बोली जाएंगी। तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी आपने अच्छे से समझ ली, ये फिजिकल क्वांटिटी अगर आपने अच्छे से समझ ली तो 100% आपकी 11th क्लास की फिजिक्स और 12th क्लास की फिजिक्स में जहां जहां मोशन आएगा वहां वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको थोड़ा फोकस से देखें। अभी तक जितनी भी स्टडी चल रही थी वो फाउंडेशन था फिजिक्स का। हम फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को कैलकुलेट करने के लिए अपना फाउंडेशन बना रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने बेसिक मैथ इन फिजिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा वेक्टर, तो उसके वीडियो डले हुए हैं। दोनों के दोनों टॉपिक 3-3 वीडियो में कवर हैं। ठीक है, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। हम ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि हम बाउंड हैं। किसके लिए? हमें रिवीजन भी कराना और टाइम भी हमारे पास क्या है, कम है। तो हम ये सोच रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम फिजिक्स आपकी क्या हो जाए, रिवाइंड हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते बेटा इस वीडियो को। तो आपको पता है काइनेमेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? किसी बॉडी के मोशन को पढ़ते हैं, मोशन की कॉज को नहीं पढ़ते हैं कि मोशन का कॉज क्या है, उसको नहीं पढ़ते हैं कि मोशन में कौन कौन सी क्वांटिटी रिलेट है, उसको पढ़ते हैं ना। मोशन किस कारण से हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा टॉर्क लग रहा है, इस बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है ना, बस इतना सा ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इंट्रोडक्शन ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें बेटा। तो सबसे पहले टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं आप एक एग्जांपल लेता हूं यहां से। एक्चुअली में क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि पूरी की पूरी जो फिजिक्स है वो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है। और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है तो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसको ऑब्जर्वर कह रहे होंगे, सिंपल सी बात है। और आपको पता है कि ऑब्जर्वर जो होता है वो कहीं ना कहीं खड़ा होकर उस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहा है जिसका टारगेट आपने दिया है। एग्जामिनर ने आपको टारगेट दिया है कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, तो वो ये भी बताएगा कि आप कहां से देख रहे हो। आपको एक प्लेस भी देगा, वो प्लेस जहां से आप उस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो उसी प्लेस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। समझ आ रहा है? और जो स्टडी करवा रहा है, जो देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को, उसे ऑब्जर्वर कहते हैं। तो इन फिजिक्स हम ऑब्जर्वर को ऑरिजिन पर खड़ा करते हैं। कहां पर खड़ा करते हैं बेटा? ऑरिजिन पर। ठीक है ना। और पूरे के पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने आईजेके पढ़ा हुआ है। इसलिए आईजेके पढ़ा था कि आज अगर हम उसको यूज करें तो आप समझ पाओ उसको। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको फिजिकल सेंस में एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखना। अगर मैं एक एग्जाम्पल बनाऊं यहां पर, है ना, एक मैं काट ले रहा हूं जो कि v वेलोसिटी से चल रही है, और ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है। ठीक, और काट पर एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका नाम है चिंटू। ये चिंटू खड़ा हुआ है, चिंटू। इस चिंटू को हम ऑब्जर्वर कहेंगे, तो ये ऑब्जर्वर 1 है। मान लो क्या है? ऑब्जर्वर 1। एक ऑब्जर्वर हमारा किस पे खड़ा हुआ है? किस पे खड़ा हुआ? ग्राउंड पर। एक ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पर खड़ा हुआ, इसका नाम है मान लो पिंटू। चिंटू और पिंटू, और जो ऑब्जर्वर, इसलिए इसका नाम ऑब्जर्वर 2। ये 2 ऑब्जर्वर मैंने आपके सामने ले रखे हैं। अब आप देख रहे हो कि एक ऑब्जर्वर जो है वो ऐसी जगह खड़ा हुआ है जो कि मूवेबल है, जो कि मूवेबल है v वेलोसिटी से। और एक बंदा ऐसा खड़ा हुआ है वहां खड़ा हुआ है जिसका प्लेटफॉर्म मूवेबल नहीं है, यानी ये एट रेस्ट है ना। ये अच्छा, एट रेस्ट भी किसके रेस्पेक्ट में? हम लोग इसको ये मान के चल रहे हैं कि हम यहीं खड़े होकर देख रहे हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना। हम लोग इसको एट रेस्ट क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं हम यहीं खड़े हैं।
ठीक है ना। तो अभी हम अपने अकॉर्डिंग इन दोनों को ये मान के चल रहे हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंग मोशन में है और ये मेरे अकॉर्डिंग रेस्ट पर है, रेस्पेक्ट टू मी। ठीक, समझ में आ गया सर। अब ये मान लो किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करें, किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करें, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट मैं यहीं ले लूं, इस कार्ट पर ही ले लूं, इस कार्ट पर मान लो एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल, इस कार्ट पर एक बॉल रखी हुई है और इस बॉल को ही मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, इस बॉल को ही ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं इस O2 से पूछूं, पिंटू से पूछूं कि भाई ये बॉल का क्या, बॉल के बारे में क्या बोलेगा, तो वो ये बोलेगा यार बॉल मेरे पास आ रही है लगातार, बॉल मेरे को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। यानी अगर मैं इससे इस समय बात करूं तो ये बॉल की पोजीशन अपने से x1 बताएगा। आफ्टर सम टाइम ये काट थोड़ी सी और आगे आ जाएगी, ये काट थोड़ी सी और आगे आ जाएगी, ये t इक्वल टू 0 पर और ये t इक्वल टू t पर ये काट अगर यहां आ जाएगी तो ये जो बॉल है उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, x2। यानी पिंटू से इसका डिस्टेंस, इसका जो पोजीशन है वो x2 रह जाएगा। यानी इसकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी इसको फॉलो कर रहा है। तो जब ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, उसी स्थिति को, उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोशन। तो ये बोलेगा, पिंटू बोलेगा बॉल इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू मी, विथ रेस्पेक्ट टू, मैं नाम दे रहा हूं पिंटू, या फिर उसी को मैंने ऑब्जर्वर 2 बोला है, O2 बोला है। क्लियर। और अगर मैं यही बात इस बॉल के बारे में चिंटू से बोलूं, किससे बोलूं, चिंटू से, तो चिंटू से अगर इस बात को बोलूंगा तो चिंटू इस बात को क्या कहेगा, चिंटू कहेगा यार मेरे से ये बॉल x3 पर है और अब भी मेरे से ये बॉल, अब भी ये मेरे से बॉल x3 पर है। तो चिंटू बोलेगा कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर कहते हैं। तो बोलेगा बॉल एट रेस्ट, बॉल एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू चिंटू, चिंटू। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। तो आपको ये पता लग गया कि ऑब्जर्वर कितना इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें भी एक कहानी है। कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पिंटू है ना, या ऑब्जर्वर 2, ठीक है, वो कौन है, ग्राउंड। और ग्राउंड किस पर है, ग्राउंड है एट रेस्ट, ग्राउंड किस पर है, एट रेस्ट। और इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है FOR ऑफ पिंटू, सॉरी चिंटू, FOR ऑफ चिंटू, चिंटू, और चिंटू मींस O1 ऑब्जर्वर, चिंटू बोलो या O1 ऑब्जर्वर बोलो एक ही बात है ना। FOR ऑफ चिंटू है ना, क्या है, काट है ना, मूवेबल काट, एक्चुअली में कैसे काट, मूवेबल काट, मूवेबल काट। आगे समझ। अब इसमें एक लॉजिक है, ध्यान रखना। अब मूवेबल बर्ड जो है वो 2 टाइप से बर्ड डिफाइन होता है। ये सब आपने पढ़ा है, मैं इसको इसलिए समराइज कर रहा हूं कि आप सारी चीजें एक साथ कनेक्ट कर पाओ, है ना। मूवेबल बर्ड 2 चीजों में छुपा हुआ है, या तो वो यूनिफॉर्मली मूवेबल हो रहा होगा, या तो वो यूनिफॉर्मली मूवेबल होगा, यूनिफॉर्मली मूवेबल, बिल्कुल सही। सर यूनिफॉर्मली मूवेबल का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्मली मूवेबल का मतलब बेटा आपको अच्छे से पता है, यूनिफॉर्मली मूवेबल का मतलब आपको अच्छे से पता है, क्या पता है, क्योंकि आप सब रिवीजन क्लास में बैठे हो ना कि, और ये सब आगे आ जाएगा, टेंशन मत लो। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो v उसका कांस्टेंट रहेगा,
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और v कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन उसका 0 होगा, ये सब आपको पता है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट हो या यूनिफॉर्मली मूव हो रहा हो, इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैटेगरी में डाला है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है ना, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है, फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। क्लियर है ना। अब आते हैं कि वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहा हो, वो कैसा मूव कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्मली मूवेबल, यानी काट ऐसा भी तो हो सकता है नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है सर v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, हम जानते हैं, एंड a नॉट इक्वल टू 0, और a नॉट इक्वल टू 0, और इसके साथ ये भी बोल सकते हो a कांस्टेंट। तो सर इसमें क्या खास बात होती है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, है ना, दिस टाइप्स FOR is called, this type FOR is called non-inertial frame of reference, non-inertial FOR, non-inertial FOR। इसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन करेंगे, मॉडिफाई करके करेंगे, क्योंकि इसमें एक फोर्स आ जाता है नया, स्यूडो फोर्स, जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन के कारण आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही होती है तो आप पीछे की साइड क्या करते हो, गिरते हो, क्योंकि वो एक्सेलरेट कहां हो रही है, आगे की साइड। तो पीछे की साइड किसी ने खींचा है क्या, आपको नहीं खींचा है, तो वो फिर कैसे गिरे आप, तो कोई फोर्स लगा होगा ना जो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, उस फोर्स को ही स्यूडो फोर्स कहते हैं। वो फोर्स किस कारण से लगता है, वो फोर्स आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी एक्सेलरेट हो रही है उसके कारण लगता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर। तो दिस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। इन दिस फ्रेम, इन दिस FOR modified न्यूटन्स लॉ अप्लाई, मॉडिफाइड न्यूटन्स लॉ अप्लाई। मॉडिफाई में कुछ नहीं होता, स्यूडो फोर्स और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या ऐड हो जाएगा, स्यूडो फोर्स और ऐड हो जाएगा। और इसमें एक और चीज लिख देते हैं, इन दिस, एक और चीज लिख देते हैं, इन दिस FOR स्यूडो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एफ स्यूडो माइनस MA। माइनस किस में पता है आपको, ए में, क्योंकि M में तो माइनस लग ही नहीं सकता। माइनस MA का क्या मतलब है कि जिधर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट होगा, जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बेटा रुकना, एक मैसेज है। एक मिनट बस। हाँ, तो फिर आगे बढ़े। आगे क्या है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आ गया अच्छे से, उम्मीद करता हूं। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ये कौन सी लैंग्वेज थी, फीलिंग वाली लैंग्वेज थी भाई, ठीक है। और भी एग्जांपल कोई भी तुम ले सकते हो, बट मैंने सब कुछ इसमें समझा दिया है ना। अगर मान लो, अच्छा कोई बंदा ये भी पूछ सकता है कि सर मैं तो ऐसी जगह खड़ा हूं कि प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है,
तो कोई बात नहीं, रिवॉल्व हो रहा था तो पता उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, कौन सा वाला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर होगा तो आप भी जानते हो एक्सेलरेशन अगर उसमें आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो किसके अंदर आ जाएगी, नॉन इनर्शियल के अंदर आ जाएगी। तो वहां भी हम नॉन इनर्शियल डील करेंगे, नॉन इनर्शियल के डील करेंगे। इसलिए तुमने देखा भी होगा कि जब आप क्या करते हो, किसी मोड़ पर या किसी टर्न पर अपनी कार को मोड़ते हो तो आप बाहर की तरफ जाते हो, क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा होता है एक्सेलरेशन। और तुम जानते हो सीडो क्या हो रहा है, -ma, जिधर सेंटर की तरफ कहां जा रहा है, आपका एक्सेलरेशन जा रहा है घुमाने के लिए, बट आप पर किधर लगेगा, ऑब्जेक्ट पर किधर लगेगा, जस्ट उसके अपोजिट, इसलिए आप बाहर की तरफ फेंकते हो, यही रीजन है उसका। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं, है ना, वो जरूरी है क्योंकि कैलकुलेटर तो वहीं से, कैलकुलेशन तो वहीं से स्टार्ट होगी, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आप जानते हो बेटा, अच्छे से बना लेते हैं। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी इस क्लास में आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, पूरा आपको अच्छे से समझ आएगा, ये भी मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। अब चूंकि अभी मैं 2D ही ले रहा हूं, ठीक है ना, 2D इसलिए ले रहा हूं कि 2D को अगर हैंडल कर लिया तो 3D को भी हैंडल कर लोगे आप, है ना, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि 3D में केवल Z बढ़ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्या बढ़ जाएगा, Z। क्लियर, चाहो तो मैं ले लेता हूं अभी, फिर मैं 2D में ही जाएंगे, अपन बंडी 2D पढ़ रहे हैं तो उसको अपन स्पेशल केस में डाल लेंगे, ठीक है, ये मैंने ले लिया। चलो अभी समझने के लिए ले लेते हैं, आ जाओ बेटा। दिस इज अ, मान लिया एक्स एक्सिस, मैंने पहले ही बोला है कि इसको भी एक्स मान सकता है एग्जामिनर, लेकिन एक्स मतलब वाई, आप तो ये ध्यान रखना। दिस इज अ वाई एक्सिस और दिस इज अ जेड एक्सिस, और ये ऑरिजिन, ये जो ऑरिजिन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट जहां, ऑब्जर्वर जहां खड़ा होगा वो जगह है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा होगा वो जगह है। अभी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस पर है, v = 0 पर, यानी ये चल नहीं रहा है, ठीक है, एट रेस्ट। या फिर किस पर है, v कांस्टेंट, यानी कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये अभी, इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे भी यहाँ नॉन इनर्शियल नहीं आएगा आपके में, क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, फोर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी है यहाँ। चलो बात करते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डील करेंगे। ये आ गया आपका ऑब्जर्वर हुआ, ठीक है, हम इतना बड़ा ऑब्जर्वर बार बार नहीं बनाएंगे, हम यहां मान लेंगे उसकी आंख यहां है, ऑरिजिन मतलब उसकी आइस, ठीक है ना। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया O1, है ना, ये ऑब्जर्वर है ना, दिस इज ऑब्जर्वर। अब मैंने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट P क्या देता हूं, पॉइंट, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस बंदे ने ऑब्जेक्ट को कितने पे देखा, बोलो, मैं कहूं आपसे कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ, तो आपको नहीं सिखाया था, बताओ, पहले आप क्या जाओगे, एक्स जाओगे, फिर आप क्या जाओगे, थोड़ा सा नीचे लाते हैं उसको, ज्यादा ऊपर हो गया वो, फिर आप कहां जाओगे बेटा, एक्स आई कैप चले ना, एक्स आई कैप, फिर आप कैसे चले थे, याद करो, वाई जे कैप, और फिर कैसे आए थे, जेड के कैप, ठीक है। 2D होगा तो वाई पे रुक जाएंगे, 3D 1D होगा तो एक पे रुक जाएंगे, या तो एक्स चलेगा या वाई चलेगा या जेड चलेगा। तो मैं वहां पे मैं डिफाइन भी करूंगा कि टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलेंगे, वह मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, या तो एक्स या वाई या जेड, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे या 1D मोशन कहेंगे। प्लेनर मोशन या 2D मोशन, प्लेनर मोशन या 2D मोशन उसको बोलेंगे जिसमें
टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स वाई, एक्स जेड या वाई जेड। आगे समझ। 3D मोशन या स्पेसियस मोशन किसको बोलेंगे? जो स्पेस में होगा उसे बोलेंगे किसमें? कि जब उसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे? चेंज, एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो गए, है ना। तो हमें जनरली अभी 2D मोशन तक बात करनी है, ठीक है। तो चलते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इस ऑब्जर्वर से बोलूं कि बता बेटा इसकी पोजीशन क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि सर आपने ये सिखाया था कि मेरे से पोजीशन जाननी है तो मैं वेक्टर खींचूंगा और इसको कनेक्ट कर दूं, दिस इज आर वेक्टर। और सर आपने बताया था कि आर वेक्टर को लिखने का तरीका वेक्टर एडिशन से, एक्स आई ऐड हो रहा है किसमें? वाई जे में, और वाई जे ऐड हो रहा है जेड के में। आ रहा समझ के? नहीं आया? दिस इज अ पोजीशन और पोजीशन वेक्टर, दिस इज अ पोजीशन और पोजीशन वेक्टर। तो आप क्या लिखना सीख गए? पोजीशन वेक्टर। तो t इक्वल टू 0 पर ये ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का मन हुआ कि चल दें, पोजीशन को चेंज कर दें। अगर ये पोजीशन को चेंज नहीं करता तो रेस्ट पे कहते हैं अपन इसको, तो इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। अब ये दौड़ता हुआ कहां आ गया? ऐसे ही नहीं है, यहां कर लेते हैं। ये दौड़ता हुआ मान लो पी डैश पे आ गया भाई साहब। किस पे आ गया? पी डैश पे। तो अब भी क्या चला होगा? एक्स चला होगा, वाई चला होगा, जेड चला होगा। अब इसने बोला कि सर ये तो भाग गया। मैंने कहा कहां आ गया? बोलेगा सर अब पोजीशन वेक्टर जो हो गया है आर डैश हो गया, ऐसा आर डैश, ठीक है। अच्छा, जहां आप t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हो इसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। ध्यान रखना, इनिशियल का मतलब क्या है? ये वर्ड बोले जाएंगे आपके सामने, इनिशियल पोजीशन। जहां से आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो यानी उस टाइम को t इक्वल टू 0 बोलेंगे। और जहां पर आपकी स्टडी खत्म हो रही है, जिस इंटरवल में आपकी स्टडी करवा रहा है t इक्वल टू t, दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन। तो ये टर्म में बदल भी सकता था, एक्स आई एक्स एफ ऐसे लिख सकता था, आर आई आर एफ ऐसे लिख सकता था, ठीक है ना। तो अगर चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर आई और आर एफ के फॉर्म में, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आर आई और डैश को लिख देता हूं बेटा आर एफ, डैश को क्या लिख देता हूं? आर एफ वेक्टर, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट यहां है और t इक्वल टू t पर ऑब्जेक्ट यहां है, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया? तो बोलेगा ऑब्जेक्ट इन मोशन। क्या बोलेगा? ऑब्जेक्ट इन मोशन। और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गया तो उससे रिलेट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगी। आर इनिशियल, इसे x1 कहता हूं, इसे y1 कहता हूं, इसे z1 कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी कैसे? तो पहली फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट, ध्यान रखना, फर्स्ट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसी चेंज इन पोजीशन वेक्टर का नाम पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कुछ नई चीज नहीं है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना। चेंज इन पोजीशन, है ना, जिसे हम पोजीशन वेक्टर ही कहेंगे, ठीक। मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैं ही देख रहा था कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। अब आगे कैसे बढ़ेंगे ध्यान से देखना। इनिशियल से फाइनल की तरफ आया है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी पोजीशन बताओ इसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में, क्या आएगी? यही तो आएगी। हौच पौच मत समझना, सब कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। इसमें वाइट हो चुका है, कौन सा बचा हुआ है ना? हाँ ये नहीं हुआ, चलो। दिस इज चेंज डेल आर, ठीक है। और आगे जाके इसी को आर भी कह सकते हैं। तो डेल मतलब चेंज को बताता है, ठीक है, बिगर चेंज को। और इसी को आगे जाके डी आर बोल देंगे, स्मॉल चेंज हो जाएगा तो डी आर हो जाएगा। तो डेल आर और डी आर एक ही बात है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल आर आर डी आर कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, नोटेशन में मत जाया करो जानने लिए, समझा करो चीज को है क्या। अब मुझे बताओ कि ये ट्रायंगल नहीं बनना है, ये ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना है?
बिल्कुल बनना है सर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल लॉ लगेगा नहीं लगेगा, 3 वेक्टर का ट्राइंगल बनना है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, अच्छे समझना। अगर ये आपके माइंड में चला गया एक बार तो फिर रट तो पुनः आराम से लेंगे। अब देखो आर आई किस में ऐड हो रहा है, डेल आर में, तो आर आई ऐड हो रहा है डेल आर में, और रिजल्टेंट कौन आ रहा है, आर एफ। इसलिए जो पोजीशन वेक्टर आया है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वो आर एफ माइनस आ रहा है। अब आज के बाद रट लेंगे कि चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया तो आप जानते हो कि मॉड करेंगे तो अपना मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी। जब ये नॉन इनर्शियल हो जाएगा तो बस इस पर एक फोर्स लगने लगेगा, वो अलग मैटर, वो अब बाद में स्टडी करेंगे। अभी यहां तक ही समझ में आया कि नहीं आया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उसकी पहली क्वांटिटी है चेंज इन पोजीशन, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये भी समझ आ गया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस तरीके से डील करेंगे। और दूसरी बात ये भी समझ में आ गई होगी सर आपने जो पहले पढ़ाया है वेक्टर्स, वो क्यों जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा डियर। ये बताने की जरूरत नहीं, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, पोजीशन और पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि यहां पर अगर ये है तो ये क्वेश्चन यहां पर अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, वो पहले है ना कितना 2 मीटर इन ईस्ट, देन 4 मीटर इन साउथ, एंड देन 1 मीटर इन above the plane, then find displacement or position vector, if person is moved। ये मैंने क्वेश्चन एक दे दिया है एग्जाम्पल। अगर समझ चुके हो तो जरा अच्छे से कर पाओगे। मैंने आपको समझाया था कि ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, अपवर्ड ये होता है। अपवर्ड ही बोल सकता था बाहर की तरफ, लेकिन अपवर्ड अपन इसको बोलते हैं इसलिए, है ना। तो आउटवर्ड द प्लेन, इनवर्ड टू प्लेन, इस तरीके अबव द प्लेन, है ना, बिलो द प्लेन। तो ये प्लेन मान रहा हूं, अबव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे। ये लैंग्वेज कुछ भी चेंज हो सकती है, तो आप फीलिंग्स को समझे मेरी को, है ना। तो फीलिंग्स समझ में आ गई होगी आपको। तो 2 मीटर ईस्ट में जा रहा है, याद करो खड़ा कहां मिलेगा पहले, ऑरिजिन पे। तो 2 मीटर ईस्ट, तो इस तरीके से क्या होगा, 2 आई कैप बोलो, या आई कैप को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता। फिर कहां गया होगा 4 मीटर साउथ, तो नीचे आया होगा 4 मीटर साउथ। तो 4 जी कौन सा होता है, माइनस जी, तो 4 मीटर साउथ माइनस 4 जी। ठीक है, और फिर कहां गया बेटा 1 मीटर अबव द प्लेन, तो 1 मीटर बाहर आया होगा, ऐसे ऊपर हवा में आया होगा। तो अबव द प्लेन बाहर कौन होगा बोलो बेटा, प्लस जेड यानी के, तो 1 के। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, इनिशियल, ये फाइनल, दिस इज अ इनिशियल, दिस इज अ फाइनल। कनेक्ट कर दो डियर, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। आया समझ कि नहीं आया। और अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो आर वेक्टर इक्वल टू कैसे लिखेंगे, सम ऑफ वेक्टर्स। तो 2i किस में ऐड हो रहा है बेटा, 2i माइनस 4j में, और ये किस में ऐड हो रहा है बेटा 1k में। अगर मैं कहता इसकी लेंथ बताओ, तो इसकी लेंथ आ जाती मॉड आर अंडर रूट। देखो वो चीज जो सिखाई है वो देखो आराम से लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो यहाँ पे फील नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं, ये लगेगा आपको अंडर रूट 21 मीटर।
मैं कहता इसकी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन मतलब इसका एंगल यहां से अल्फा है ना, एक्स से अल्फा, अल्फा है ना, और वाई से बीटा और जेड से गामा। तो अल्फा बीटा और गामा ये तरीके से एंगल आएगा। तो आर कैप कैसे निकालते थे, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो 2/√21 आई कैप माइनस 4/√21 जे कैप और 1/√21 ठीक है। दिस इज गिव्स कॉस अल्फा, यानी अल्फा दे देगा यहां से, और दिस इज कॉस बीटा, कॉस बीटा, और ये क्या दे देगा बेटा, बीटा दे देगा, और दिस इज कॉस गामा। तो ये हमारी डायरेक्शन आ जाएगी। यहां से कौन दे देगा बेटा, ये गामा दे देगा। उम्मीद करता हूं समझ आ गया। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, जैसे आपसे कोई कह देता, मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल 2। जैसे आर एफ बोल देता, मान लो -2i -4j -k है ना, और आर इनिशियल होता मान लो i -j + k। कहता फाइंड चेंज इन पोजीशन, सॉरी फाइंड चेंज इन पोजीशन। तो कैसे करते बेटा आप, सिंपल सर, सॉल्व सर डेल आर वेक्टर, आपने बताया आर एफ माइनस आर आई, आर एफ माइनस आर आई, और ये सबट्रैक्ट करना सिखाया था, आई में से आई, जे में से जे और के में से के। तो आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2i 3i हो जाएगा ना। तो देखो i + 2i 3i माइनस जे + 4j, कोई माइनस साइन चेंज करेगा ना आर आई के, तो -j + 4j, तो कितना आ जाएगा +3j। ठीक है, के और वो हो जाएगा +k, तो 2k। तो ये आ गया चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको कहां घुमाएगा बेटा, ये अभी आगे क्वेश्चन आएंगे है ना। अभी तो मैंने बस इसका, क्योंकि वो पहले ही समझ आ चुके हैं, तो इस स्लाइड में कुछ ना कुछ तो डालना ही था, तो मैंने डाल दिया है। ठीक है, समझने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन और चेंज इन पोजीशन समझ में आ गया होगा। दूसरा वो पोजीशन वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं वो भी समझ में आ गया होगा डियर, है ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सेव हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। तो आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें और देखें वीडियो को, ठीक है, अच्छे से, तो समझ में आएगा सब कुछ। अब इसमें रेस्ट एंड मोशन बताया है, तो रेस्ट एंड मोशन तो समझ में आपको अच्छे से आ ही गया है। तो रेस्ट का क्या मतलब है, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, दीज आर रिलेटिव बट दीज आर रिलेटिव बट, रिलेटिव बट है ना। ठीक है, ये हमें पता है रिलेटिव बट है, किसके रिलेटिव है, रेस्ट एंड मोशन किस पर डिपेंड होते हैं, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे मैं अगर एक ट्रेन लूं, है ना, ये एक ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन में, तो ये ट्रेन कहाँ है, चल रही है इस, और ये हमारा एक पर्सन है जो ग्राउंड पे खड़ा है, और एक पर्सन ट्रेन के अंदर है, और ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स, बॉक्स इज ऑब्जेक्ट, और दिस इज ऑब्जर्वर 1 और दिस है ऑब्जर्वर 2, दिस इज ऑब्जर्वर 2। तो ऑब्जर्वर 1 क्या बोलेगा बॉक्स के बारे में, तो ऑब्जर्वर 1 क्या बोलेगा, ऑब्जर्वर 1 बोलेगा कि बॉक्स इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू O1, क्योंकि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो रेस्ट मतलब, रेस्ट मतलब नो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू
ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इन गिवन टाइम, मतलब एक टाइम दे रखा है, तब तक ऑब्जर्वर देख रहा है। अगर उस और टाइम में ऑब्जर्वर को ये नहीं लग रहा है कि वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम रेस्ट पर कहेंगे। लेकिन O2 के लिए तो ये लगातार पोजीशन चेंज करेगा, तो O2 क्या कमेंट करेगा? O2 कमेंट करेगा, O2 बोलेगा कि बॉक्स इज इन मोशन, इज इन मोशन, बॉक्स इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू O2। तो मोशन मीन्स, क्या? मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन गिवन टाइम, इन गिवन टाइम। ठीक, सब समझ में आ गया। तो ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं, पहले पर ने बहुत सारा एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है, तो इसको समझाने की जरूरत ज्यादा है नहीं अपन, ठीक है ना। एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में दो लोगों ने अलग अलग कमेंट किया है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझना इसको। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हो क्या रहा है, अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बंदा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, है ना, कैसे तो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक बात करूं आपके लिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं 2D ले रहा हूं बेटा, है ना। ये और ठीक है। अब आप जरा दिमाग से सोचो, ये मेरा पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ये मेरा इनिशियल, आई मतलब इनिशियल, है ना, तो लिख देता हूं इनिशियल पोजीशन। पोजीशन बोल छोटा है थोड़ा तो ध्यान रखना, इसलिए मैं इसको आई लिख रहा था कि जल्दी से हो जाए, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आगे से, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये जो है इनिशियल पोजीशन, तो ये तो आपने ऐसे कर दिया आर आई वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। अब इस बंदे ने क्या किया कि इसे पहुंचना था यहां, इसे पहुंचना था मान लो यहां, दिस इज अ फाइनल पोजीशन। अच्छे समझना डियर, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि एक बार अगर मैंने आपके अंदर डाल दिया तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि यही समझ हम जनरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैथ के फॉर्म में नहीं देखते चीजों को। दिस इज आर, ठीक है ना। अब ये बंदा t इक्वल टू 0 पर यहां है और t इक्वल टू t पर उसे यहां पहुंचना है, तो क्या आप उसे बाउंड कर पाओगे यहां तक किस तरीके से जा रहा है? नहीं। मान लो उसने कौन सा मूव कर लिया, सर्कुलर मूव कर लिया, वो तो ऐसे बढ़िया घूम के जाएगा इस तरीके से। थोड़ा गलत हो गया है और थोड़ा सा प्यारा सा बनाते हैं, ये ठीक है। तो ये हो गया उसका मान लो पाथ 1, वो ऐसे भी जा सकता है ना। मान लो इसकी रेडियस r है, वो कह रहा है नहीं यार मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो इस तरीके से जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा ऐसे, पहले मैं ऐसे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा और फिर मैं ऐसे जाऊंगा, इस तरीके से जाऊंगा यार, ऐसे मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। तो उसको कोई रोक पाएगा क्या? नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं रोक पाएगा। अब बोला यार कौन बकवास करे, ये मान लो थोड़ी देर के लिए, ये मान लो 2 मीटर, ये मान लो 3 मीटर, 2 मीटर नहीं कह सकते यार, 2 किलोमीटर बोल दूं, चलो 2 मीटर ही ठीक है यार, समझ नहीं तो है। और ये मान लो अपनी सिमेट्री है ना, तो 2 मीटर ही मान लेते, ठीक है। एक बंदा मान लो क्या वो कहता है नहीं यार ऐसे कौन जाएगा, बकवास कौन करेगा यार, ऐसे चलो,
सीधे ही चलते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है, सीधा 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 खेलेंगे। कैसा खेलेंगे, सीधा, ऐसे, ओहो, तो ऐसे भी जा सकता हूं मैं। ठीक है भाई, तो आप देख पा रहे हो दिस इज अ पाथ 2, पाथ 2, दिस इज अ पाथ 3, पाथ 3। अब आप क्या देख पा रहे कि हमने ये तो पढ़ लिया कि मोशन है, लेकिन मोशन किस पाथ से कर रहा है वो, ये भी तो आएगा पिक्चर में। तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किए गए इसी चीज को बताने के लिए, इस सिचुएशन को समझने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किए गए। आ गया समझ के, नहीं आया? अब वो ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करता है कि जिससे कि आप इन चीजों को निकाल पाओ बाय यूजिंग वेक्टर्स एंड मैथमेटिक्स एंड कॉमन सेंस। ठीक है ना? अब मुझे सोच के बताओ, क्या सोच के बताएं कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? तो डिस्प्लेसमेंट तो सर आपने पहले ही बता दिया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो पाथ 3, ये जो है ये पाथ 3, पाथ 3, चाहे वो पाथ 1 से जाए, चाहे वो पाथ 2 से जाए, चाहे वो पाथ 3 से जाए, डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज यूनिक। तो पहली बात क्या लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज यूनिक, डिस्प्लेसमेंट यूनिक रहेगा। ठीक है ना? बिकॉज इट इज अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है बिटवीन, इट इज अ वेक्टर बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के लिए एक ही वेक्टर तो ड्रॉ होगा। तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो अगर मैं यहां से बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ इस क्वेश्चन का, तो आप आंसर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर होगा सर डेल आर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब चूंकि उसने ये नहीं दिया है ना, तो ये वाला पॉइंट बताया नहीं, पॉइंट बताया, बट इसकी रेडियस बता दी है, तो इसकी लेंथ मॉड डेल आर की बात कर, तो बोलो मॉड डेल आर क्या हुआ, ये लेंथ ही तो होगी इसकी। तो ये कितना है, डायामीटर, तो डेल आर क्या हो जाएगा, डायामीटर। और डायामीटर कितना है, 2। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज यूनिक रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एक वेक्टर से कनेक्ट करोगे, उस वेक्टर की लेंथ का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और उसका डायरेक्शन हो जाएगा। सिंपल एक वेक्टर है, इसे दिमाग ही मत लगाना। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट यूनिक, यूनिक between initial to final point, because it is actual path length, covered by object in given time interval, तो आपको पता है यहां पर कितने आंसर होंगे, मतलब मैं कहूं इन दिस क्वेश्चन, इन दिस प्रॉब्लम, मैं कहूं आपसे कि इन दिस प्रॉब्लम या सिचुएशन, distance have three answers, because have three path, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं पाथ 1, तो पाथ 1 बोलो डिस्टेंस पाथ 1 की,
तो पाथ 1 के लिए सर डिस्टेंस हो जाएगी, पाथ 1 ये रहा सर, और ये तुम जानते हो क्या है, सेमी सर्कम्फेरेंस। सेमी सर्कम्फेरेंस यानी फुल सर्कम्फेरेंस होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कम्फेरेंस हो जाएगी पाई आर। पाथ 2 के लिए मैं बात करूं तो पाथ 2 के लिए क्या है बेटा, पाथ 2, तो पाथ 2 ये रहा, तो पाथ 2 के लिए 2 + 3 + 2, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 + 3 + 2, कितना हो जाएगा 3257 मीटर। और मैं बात करूं पाथ 3, पाथ 3 के लिए क्या हो जाएगा, पाथ 3 के लिए हो जाएगी डायमीटर। तो आप क्या देख पा रहे हो कि पाथ 3 में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, पाथ 3 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अच्छा एक और कहानी जरा मेरे को सोच के बताओ, इन तीनों पाथ में सबसे छोटा पाथ कौन सा है, पाथ 3। तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज शॉर्टेस्ट, मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक कमेंट और कर सकते हैं यहां पर, है ना, एक कमेंट और लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलने का मतलब क्या है मेरा, मैग्नीट्यूड, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि एक ही कंडीशन है कि जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन, देख रहे हो आप स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और कहानी क्या मिल रही है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कहानी मिल रही है। और क्या कहानी मिल रही है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सब आपको पता है, लेकिन आपको फीलिंग आ गया होगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। तो मेन चीज थी वो यहां पर मैंने बता दी आपको, यहां से आप देख सकते हो लिखा हुआ सब कुछ। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट मीटर, उसकी एसआई यूनिट मीटर। इट इज एक्चुअल पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ ही होता है, जिस पाथ को फॉलो करता है उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, और ट्रेजेक्टरी निकालना मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है, वो पूछी जाती है ट्रेजेक्टरी इसलिए। इट इज अ सिंपली अ वेक्टर विच आर कनेक्ट टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मैंने बोला ना वेक्टर है। एंड लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ एक ही बात, which lie between initial and final position. For moving object distance always positive, for moving object displacement may be positive और नेगेटिव और जीरो, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, ये दिख रहा था आपको, ये भी ये इसका उल्टे लिखा है। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक पेज नहीं है हमारे पास, तो ऐसा करते हैं इस पेज को कॉपी करते हैं, ठीक है। कौन से पेज पे, हम इसको है ना, तो यहाँ कॉपी मार, ठीक है, इसको अब कर लेंगे आज, है ना। तो एक पॉइंट है उसे समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ, वो समझना भी बहुत जरूरी है आपके लिए, अच्छे से समझना बेटा। ये एकदम इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जैसे ही मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मीन्स, पॉजिटिव मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। मतलब आप ध्यान से रखना कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा है तो
इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब यह है कि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी ना बेटा, ठीक है ना। और पॉजिटिव का मतलब एक और चीज है कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, ऑब्जर्वर वो ऑरिजिन पर खड़ा हुआ है और आपका ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है ना, ये यानी आप कहां खड़े हो, मान लो एक्स एक्सिस पर, और जो आपका ऑरिजिन है आप यहां खड़े होकर देख रहे हो, और ऑब्जेक्ट कहां है, ये रहा। तो ऑब्जेक्ट जब ऐसे मूव करेगा तो आप देखो ना, ये लेंथ लगातार बढ़ेगी, फिर यहां आ जाएगा। और दूसरा किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। एक रीजन ये भी है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर मान रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव कह रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर इधर जाएगा दूर तो नेगेटिव बोलेंगे उसको। हाँ, तो अवे फ्रॉम का मतलब ये भी है, पॉजिटिव नहीं है। अवे फ्रॉम का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो किस वजह से दे रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, ये ध्यान रखना है ना, उल्टा मत सोच लेना। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव मींस ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि फाइनल पोजीशन किधर है, इनिशियल। जनरली हम क्या करते हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी को पॉजिटिव मान लेते हैं। हम जनरली क्या करेंगे कि जिधर ऑब्जेक्ट का मोशन है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट नेगेटिव, ये करेंगे हम। इसलिए हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं। मान लो आपका ऑब्जेक्ट इधर नहीं चल रहा होता, इधर चल रहा होता, तो ये अभी तो जा रहा है, तब भी हम पॉजिटिव लेते उसको, क्योंकि फिर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेते। ये बात ध्यान रखना। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है, पॉजिटिव मतलब उसकी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की हम डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। जीरो मीन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो चुका है, पोजीशन उसका मैग्नीट्यूड ही क्या हो चुका है, जीरो, ठीक है ना। क्लियर। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको सिखाया गया होगा कि कोई बॉल फेंकी हमने ऊपर की साइड v वेलोसिटी से, और आपको पता है कि बॉल किस तरीके से चलेगी, ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये कौन सी पोजीशन हो गई, इनिशियल, ठीक है। तो ये बॉल कैसे चलेगी, इस तरीके से चलेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं ए पॉइंट, मैं कहूं बी पॉइंट और फिर कहूं सी पॉइंट, तो आप देख रहे हो ए पॉइंट, ठीक है, तो पॉजिटिव, और बी पॉइंट में क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहा है। ए पॉइंट पर ये दूर जा रहा था इस तरीके से, मतलब ऐसे घूम के आया है, तो बी पॉइंट पर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव वर्ड बोल देंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, ठीक है, तो लौट रहा है। और सी पर क्या हो चुका है, जीरो, सी पर क्या हो चुका है, जीरो। आ गया समझ के नहीं आया। तो जब उसका डायरेक्शन इधर है नीचे की साइड, तो नीचे की साइड को हमने नेगेटिव को क्या लिया, वो सॉरी नीचे की डायरेक्शन को क्या लिया, नेगेटिव, ऊपर डायरेक्शन को क्या लिया, पॉजिटिव। आ गया समझ अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई बंदा है स्कूल जा रहा है मान लो अपने घर से, तो घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, तो हमने डायरेक्शन को क्या लिया, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जब वो घर से सॉरी स्कूल से वापस घर आ रहा है, तो घर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव, वो घर में ही अंदर आ गया तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ये कुछ क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, देखो करके देखो, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपने अच्छे से कर पाओगे इनको। अब मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व, ठीक है। कह रहा है कार स्टार्ट फ्रॉम पी, तो स्टार्ट फ्रॉम पी मतलब ये क्या हो गया, इनिशियल, और एंड फोर है ना, स्टॉप आर, तो ये हो गया फाइनल। तो इनिशियल फाइनल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, ए 7 दिया है, बी 8 दिया है, और आर 11/π दिया है, ठीक है, पाई 22/7 दिया है। चलो वो देख लेंगे। तो पहले हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, तो टेंशन नहीं लेना, तो ऐसे लिख देते हैं आर वेक्टर का मॉड, ठीक है ना।
क्योंकि मॉड की बात चल रही। तो यहां से यहां तक कितना है, ए, स्ट्रेट लाइन में तो टेंशन नहीं है, ए ही है। यहां से ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ, तो कितना हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, डायमीटर 2r, फिर प्लस बी, फिर प्लस 4r। तो क्या आंसर आ गया, a प्लस बी प्लस 6r। तो इसको वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू कहां गई, ये रही, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 8 और आर की वैल्यू 11 बाय पाई। तो 6 11 बाय पाई, और पाई कितना होता है 22 बाय 7, ऊपर चला गया, 11 2 जा 22, 2 3 जा 6, तो 7 8 और 8 15 और 3 7 जा 21, तो 5 और 6 और 2 और 1 3, 36 मीटर, 36 मीटर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात करें, इसकी बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस को डी से डिनोट कर लेते हैं। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, ए, फिर क्या चला है सेमी सर्कल, तो वैसे क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन अब हो जाएगा पाई आर, रेडियस आ रही है उसकी ध्यान रखना, तो पाई आर, ठीक है। फिर चला है बी, और इसमें कितना चला रेडियस है 2r, ध्यान रखना 2r रेडियस है, इसलिए फॉर्मूला पाई आर ही लगा रहे हैं, लेकिन वो 2 पाई आर क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडियस ही 2r है, क्योंकि डायमीटर 4r है। a प्लस बी 3 पाई आर, तो डी, ए कितना है 7, बी कितना 8, 3 पाई, और आर की वैल्यू 11 बाय पाई, पाई से पाई कट गया, 11 3 जा 33, तो 7 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 33 कितना हो गया 5 और 3 8, 48 मीटर। ठीक है, तो आंसर हो गया 48 मीटर। तो उम्मीद करता हूं कि वो चीज समझ ली थी, तो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से समझ पाए। आगे बढ़ जाएं, अब इसमें और भी क्वेश्चन होंगे, वो आप करना रोक के वीडियो को घर पे बैठ के, और नहीं आए उसे कमेंट में भेज देना कि सर वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको करा दूंगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। कमेंट में पढ़ता हूँ आपके, अगर आप करोगे तो ये करना, ये वाला करना, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, देखना कोशिश करके, नहीं आया तो बताना, ये करना आप, ठीक है। अच्छा, इसको मैं करा देता हूँ, अगर आप चाहो तो कर लेना यार, वैसे भी डिस्प्लेसमेंट रिवॉल्व करके जा रहा है, तो आप तो बस फोकस करना कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है। चलो इसको एक को कर लेते हैं, इसको आप करना, लेकिन इसको नहीं करा रहा हूँ मैं, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके देखना है ना ये, क्योंकि आप इसे आईजेके से करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला लास्ट में करा देता हूँ, ये वाला, ये देखो, उसको करना रोक के, ठीक है, वीडियो को रोक के करना है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन अ व्हील। तो व्हील बना लेते हैं पहले, ये हमने व्हील बना लिया एक, है ना। ये व्हील किस पे चल रहा हो, ग्राउंड पे, तो ये ग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है, चल, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए द टॉप ऑफ मोस्ट। तो ए कहां है, अभी टॉप पर है, तो ये होगी इसकी इनिशियल पोजीशन। अब जरा ध्यान से देखना, है ना, पोजीशन। व्हील का रेडियस कितना दे रखा है, आर मान लो, है ना, तो व्हील का रेडियस आर है। तो ये जो लेंथ है ये 2r हो जाएगी, बिल्कुल डायमीटर। अब क्या कर रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तो ये कहां गिर जाएगा, नीचे, और ये आगे बढ़ जाएगा। तो अगर ये हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, v वेलोसिटी से घूमेगा, तो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा और ये यहां गिर जाएगा, a डैश। तो इसका फाइनल हो गया, फाइनल इनिशियल निकाल लिया आपने, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ क्या था इसका, इसका एक्चुअल पाथ ये इस पाथ पे चला है, अरे अरे, ये यहीं तो आ गया घूम के। अगर एक्चुअली मैं यहीं घुमाऊं तो ऐसे तो घूमेगा, तो डिस्टेंस तो क्लियर हो गई, और कोई डिस्टेंस कहता है वो तो क्लियर है। डिस्टेंस कितना चला, ये पाई आर, पाई, तो ये तो क्लियर हो गया, डिस्टेंस का आंसर तो आ गया आपका, डिस्टेंस कितनी है पाई आर।
अच्छा, अगर मैं इसको खोल दूं तो ये और ये डिस्टेंस सेम ही तो है, पाई आर ही तो है, क्योंकि ये इतना ही घूम के यहां चला होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी चली है, पाई आर। ओके, पूछा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ जल्दी से। इनिशियल को फाइनल से कनेक्ट कर दो, इनिशियल को फाइनल से कनेक्ट कर दो, तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए डैश है ना, ये वाला डैश नहीं, ध्यान रखना, ये वाला डैश नहीं, ये समझाने के लिए था, ठीक है। ए डैश इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये है ना, क्या हुआ, ओनली रिवॉल्व नहीं हुआ, रिवॉल्व के साथ ट्रांसलेट हुआ है। अगर ये रिवॉल्व होता है ऐसे, ओनली ट्रांसलेट नहीं होता, मतलब क्या था कि किसी एक्सिस पे घूम रहा है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाता। लेकिन ये रिवॉल्व हुआ है, आगे बढ़ा है, तो पॉइंट आगे बढ़ा है, उसी पे नहीं घूमा है ना, तो आगे जाके तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, रोलिंग, ये रोल हुआ है ना, रोल होके आगे गया है। और रिवॉल्व होता इफ व्हील इज ओनली रिवॉल्विंग देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 2r। बट अभी आंसर, अभी क्वेश्चन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो बी, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, प्लस बेस का होल स्क्वायर, बी ए डैश का होल स्क्वायर, है ना। पीजीटी लग रही है कि नहीं लग रही है, ए बी का होल स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, और बी ए डैश पाई आर का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर बाहर आ गया, कितना बचा, 4 प्लस पाई स्क्वायर। दिस इज आंसर इन दिस, मतलब ऑफ दिस क्वेश्चन। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि रिवॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है रिवॉल्व वाला दे दे, क्योंकि आपके माइंड में ये रटा हुआ चल रहा है, हर टीचर कराता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आईआईटी में आया चुका है इसलिए, तो हर टीचर इस क्वेश्चन को कराता है। लेकिन दोनों को इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम होता, चाहे वो रिवॉल्व कर रहा होता, चाहे वो रोल कर रहा होता, डिस्टेंस का आंसर सेम होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने भी करा दिया भाई। स्पीड और वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपन आ जाएंगे इस पर, ठीक है। तो पहले अपन जरा समझ लें यहाँ पर जो है, स्पीड किससे रिलेट करता है, डिस्टेंस से, उससे ना ध्यान रखें, और डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेट करता है, वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट। अब चल क्या रहा है वो समझे। आपने ये देखा पहले कि पोजीशन चेंज करने के तरीके देखे, ठीक है। अगर पोजीशन, अगर वो बंदा किसके स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, ठीक है, उसी वेक्टर के अलोंग चल रहा है, पोजीशन वेक्टर के अलोंग, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी इन दिस केस। वो छोड़ दो, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाओ आगे। अब हम करना क्या चाह रहे हैं यहां, अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कितना फास्ट तरीके से पोजीशन को चेंज किया गया है, यानी उस गिवन टाइम पीरियड में बात ये चल रही है कि इस टाइम पीरियड को कम ज्यादा कौन कर सकता है। तो जो तेज चलेगा वो क्या करेगा, उस टाइम पीरियड को कम कर लेगा। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ये पूछा जा रहा है आपसे कि आप इतने टाइम, मतलब ये पोजीशन चेंज कितने टाइम में कर लोगे, ठीक है ना। तो रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस और रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, इसलिए देखो इट इज रेट चेंज इन डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, यानी 1 यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसी को नाम दिया गया क्या, स्पीड। यूनिट हो जाए मीटर पर सेकंड, तो लिखा ही ऊपर। और कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट चले हो। मतलब आपने कहा कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो आपने कहा मैंने 1 सेकंड में चल लिया, और वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मान लो किसी ने कितने में चला, 3 सेकंड में चला, तो अलग अलग चल सकता है ना। तो उसके बारे में चलिए, कितना फास्ट, कितने फास्ट तरीके से उस पोजीशन को चेंज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो चूंकि 2 टाइप से पोजीशन चेंज हो रही थी, इसलिए यहां पे 2 टाइप की क्वांटिटी आई है। डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीड को किससे, डिस्टेंस से। अब जरा ध्यान से देखना, चल क्या रहा है कि वेलोसिटी जो है, बहुत से टीचर ये कहते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है ना, तो ये गलत बात है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है, लेकिन उसकी स्पेशल कंडीशन है। तो
बहुत से टीचर ये कहते हैं कि वेलोसिटी देखो वेक्टर क्वांटिटी, मैंने कहा ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैंने कहा ओके, और उसका डायरेक्शन होगा, मैंने कहा ओके। ठीक सर, तो वेलोसिटी को वी वेक्टर, मैग्नीट्यूड को मॉड वी, और डायरेक्शन को कैप। तो बहुत से टीचर इसको क्या कह देते हैं, स्पीड। ठीक है, इस वाली चीज को क्या बोल देते हैं, स्पीड। बट कब, बट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इन 1D मोशन। ऐसा क्यों बोला, आप खुद दिमाग लगाओ कि ऑब्जेक्ट जब 1D मोशन करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, 1D मोशन करेगा या रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तभी तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा डियर। तभी तो स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी तो ये मैग्नीट्यूड स्पीड बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, हर जगह मत दौड़ा देना इस कहानी को, ये कहानी केवल 1D मोशन के लिए सही है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो केवल स्पीड तभी कहा जाएगा जब वो 1D मोशन कर रहा होगा। अच्छा, तो सर्कुलर मोशन में तो सर आप कहते हो, तो सर्कुलर मोशन में वो खुद बोलता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि उसका जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, डायरेक्शन बदलती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, आपका कहने का सेंस ये होना चाहिए कि जब तक मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना, तब तक स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसका मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी का। ठीक है ना, तो आपको पता है कि जब सर्कुलर मोशन करता है तो दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात क्या होती है कि v का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या रहता है, सेम, बट डायरेक्शन हर जगह क्या होती है, चेंज। ठीक है ना, इसलिए वहां पर हम बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बात कब तक सही है, जब तक उसका 1D मोशन करा। और किस में हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक, ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि नहीं आ गई। तो आप मेरी फीलिंग को समझे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इनके मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, तभी इस बात को लिख पाएंगे हम। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी इस बात को हम यहां लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, स्पीड एंड देयर टाइप्स पढ़ते हैं। अब चूंकि चल क्या रहा है, जो केस समझना अच्छे से, कि किसी बंदे ने केस 1 समझ, अच्छे समझना बेटा, केस 1, मैंने कार स्टार्ट की, ठीक है, और मुझे टारगेट दिया गया t=0 से t=t टाइम तक का, और यहां तक की मुझे डिस्टेंस बताई गई d। ठीक है, अब मैं केवल रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहा हूं, है ना, अभी हाल फिलहाल ध्यान रखना, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने यहां से कार स्टार्ट की अपनी कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैं यहां तक, आपने मुझे यहां देखा तब भी मैं 40 से चल रहा था, आपने मुझे यहां देखा तब भी मैं 40 से ही चल रहा था। तो आपने क्या देखा कि थ्रू आउट इंटरवल मैंने अपनी स्पीड को या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया है। थ्रू आउट इंटरवल मैंने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया है। तो आप इजीली आराम से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, v डिस्टेंस अपॉन टाइम, या, है ना, सॉरी थोड़ा सा एक और चीज यहां समझाने को, है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरीके से लिखना था मुझे, मीटर पर सेकंड। यानी कहने का सेंस क्या है कि ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला केवल तभी यूज होगा जब आपके गिवन टाइम इंटरवल में आपका v कहीं भी चेंज ना हो, कहीं भी चेंज ना हो। ठीक सर, केस सेकंड सर समझने की कोशिश करते हैं, केस सेकंड, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, केस सेकंड को जरा समझें। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, जैसे आपने ग्वालियर से कार स्टार्ट की और आगरा तक गए मान लो, ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि 40 से चलेगी, है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा।
तो वही हम करने वाले हैं, यही सिचुएशन है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू T1, t इक्वल टू T2, t इक्वल टू T3, t इक्वल टू T। यहां से यहां तक की डिस्टेंस D1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस D2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस D3, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस D4, और टोटल डिस्टेंस अभी भी कितनी है D। ठीक है, यानी अब कार क्या कर रही है, यहां V1 से चल रही है, यहां V2 से चल रही है, यहां V3 से चल रही है, और यहां V4 से चल रही है। अब आप सोचो, क्या इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? नहीं। तो इन दिस सिचुएशन हम ये नहीं बता सकते कि स्पीड कितनी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्पीड से चल रहा है वो, हर इंटरवल, मतलब अपना टारगेट जो था, उस टारगेट को उसने अलग अलग इंटरवल के फॉर्म में क्या किया है, कवर किया। पहले जो इंटरवल दिया था वो एक ही था पूरा, तो कहीं भी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमेशा मैथमेटिक्स एवरेज वर्ड का यूज करता है। किस वर्ड का यूज करता है? एवरेज। जब आपका डाटा आपके गिवन टारगेट में क्या हो रहा हो, वेरिएबल हो रहा हो, लेकिन ज्यादा वेरिएबल नहीं हो रहा हो, हर एक पॉइंट पर नहीं हो रहा हो, इंटरवल में हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं एवरेज। इसलिए यहां पर वर्ड आएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ध्यान रखना, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम भी एवरेज भी लिख सकते हैं, इसको हम भी बार भी लिख सकते हैं। सॉरी, वेक्टर लगा दिया, भी बार। तो आपको जैसे उचित लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे आप करना। मैं तो सारी सिचुएशन बता देंगे, घबराना नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा डियर, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल, अच्छे से समझना बेटा ये चीज। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, 1 घंटे 12 मिनट का हो गया, चलो, लेकिन ये कवर तो हो जाएगा काइनेमेटिक्स की आपकी पूरी की पूरी नॉलेज, तो इसे अच्छे से देखना है ना बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड सो ऑन, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। मैंने कहा ओके सर। अब मान लो, ध्यान से समझना बेटा अच्छे से, अब यही फॉर्मूला मैं आपको यहां D1 D2 D3 ना दिए, फिर आप क्या करोगे? सर इस फॉर्मूले को मैं और भी तरीके से कर सकता हूं। कैसे? ध्यान से देखना, सेव हो जाए एक बार बेटा, अच्छे से समझना। अच्छा मुझे बताओ सोच के, मैं इन सब इंटरवल को हटा दूं, तो ये इंटरवल पे फोकस करो। यहां से लेके यहां तक तो ये V1 से चल रहा है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं उस फॉर्मूले को यूज करके, V1 इक्वल टू D1 अपॉन T1। बोलिए, तो यहां से अगर मैं D1 निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, V1 T1, और यहीं से अगर मैं T1 निकालूं तो वो आ जाएगा D1 अपॉन V1। बोलिए, सिमिलरली V2, सिमिलरली V3 एंड सो ऑन, सिमिलरली ऐसे ही चलेगा। तो मेरे को सोच के बताओ, ये अगर मैं यहां से भी एवरेज, ये वाला फॉर्मूला, D1 को क्या लिखूंगा, V1 T1, और D2 को क्या लिखूंगा, V2 T2, और D3 को क्या लिखूंगा, V3 T3 एंड सो ऑन, अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है ना? अब मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, ये तो इस तरीके से लिख दिया, अब मैं आपसे बोलूं इसी में, चलो इसको बाद में देख लेते हैं, यहां पहले यहां जाते हैं, फिर कुछ जगह क्या कम पड़ रही है, यहां आ जाओ। अब मैं आपसे कहूं नहीं, T1 नहीं दिया है, तो इसी भी एवरेज को हम लिख सकते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन D1 अपॉन B1, D2 अपॉन B2, D3 अपॉन B3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन।
तो भी एवरेज को कितने तरीके से आपने लिखा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भी एवरेज को आपने बहुत तरीके से लिखा है, ठीक है ना, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? तो भी एवरेज को अगर इस तरीके से दे रखा है तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देख लिया पूरे भी एवरेज की कहानी। अब स्पेशल केस को जरा देखना, स्पेशल केस, एक स्पेशल केस यहां लूंगा मैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि T1 इक्वल टू T2, है ना, मतलब टाइम इंटरवल सेम है, तो भी एवरेज क्या निकलेगा, V1 प्लस V2 अपॉन, देखो TT कॉमन आ जाएगा, 2T हो जाएगा। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं यार, यहाँ हौच पौच हो रहा है ना, रहने दो, अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने पहले भी एवरेज को समझ में आया कि कब लगेगा भी एवरेज वर्ड, सर जब ऐसी सिचुएशन होगी तो भी एवरेज वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नीट वगैरह में ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्पेशल केस पे आ जाते हैं, तो स्पेशल केस जरा देखते हैं, स्पेशल केस। तो भी एवरेज क्या है, वी एवरेज V1 T1 V2 T2, 2 इंटरवल के लिए कर लें, ठीक है, 3 के लिए भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, T1 प्लस T2, ठीक है। और एक और 2 इंटरवल के लिए क्या बन सकता है, D1 प्लस D2, D1 अपॉन B1, D2 अपॉन D2, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस देखो क्या है कि आपकी गाड़ी है T इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है और T इक्वल टू T पर फिनिश हो रही है, यानी यहां से यहां तक B1 से चल रही है और यहां से यहां तक B2 से चल रही है, बट यहां से लेके यहां तक, है ना, टाइम जो लग रहा है T डैश है, मान लो T डैश, और यहां से लेके यहां तक टाइम है वो T डैश है, मतलब T1 भी T डैश है और T2 भी T डैश है, टाइम सेम है। तो टाइम सेम है तो अब जरा ध्यान से देखो, भी एवरेज क्या बन जाएगा, V1 T डैश V2 T डैश अपॉन T डैश प्लस T डैश, तो क्या हो जाएगा, T डैश बाहर आ जाएगा, तो V1 प्लस V2 T डैश बाहर आ गया, और यहां T डैश ऐड हो जाएगा 2T डैश, T डैश से T डैश कट गया, तो भी एवरेज क्या आ गया, V1 प्लस V2 बाई 2, इसी को बोलते हैं, है ना, अर्थमेटिक मीन, AM, अर्थमेटिक मीन ऑफ V1 V2 एंड सो ऑन। अगर 3 होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बाई 4, 4 होते 4 आता, N होते तो N आ जाता। चलो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, इस मतलब इस सिचुएशन में क्या बनेगा जरा देखते हैं। तो इस स्थिति में हम कंडीशन की बात करते हैं, तो इस सिचुएशन की बात करते हैं फिर से 2 इंटरवल। इन दिस केस क्या कर रहा हूं मैं कि D1 भी D है और D2 भी D है, D मतलब D डैश, टोटल तो D दिया है पहले से ही, टोटल D है, ये D डैश है ना, तो यहां ये V1 से चल रहा है, तो यहां ये V2 से चल रहा है, T इक्वल टू 0 से कहानी स्टार्ट हुई है, T इक्वल टू T तक गई है, तो इस जगह भी एवरेज क्या बनेगा, आप देखो डी 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 डैश प्लस डी डैश अपॉन डी डैश अपॉन B1 प्लस डी डैश अपॉन B2, तो डी डैश ऐड हो जाएगा 2D डैश, और यहां से डी डैश कॉमन आ जाएगा, डी डैश 1 अपॉन B1 प्लस 1 अपॉन V2, डी डैश से डी डैश कैंसिल आउट हो गया, तो भी एवरेज क्या आया, 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, दिस इज अ HM, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन ऑफ V1 V2, तो इन दिस केस स्पेशल केस में हार्मोनिक मीन होता है इधर, अगर डी उसका डिस्टेंस इंटरवल सेम है और टाइम इंटरवल सेम है तो अर्थमेटिक मीन होता है, इस तरीके से याद रखना। तो भी एवरेज अगर इसको सॉल्व करोगे 2 के लिए अगर सॉल्व करोगे तो आप क्या देख पाओगे, V1 V2 आएगा, ऊपर चलाएगा 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, इस तरीके से लिखा मिलता है आपको। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल केस था। तो दिस इज अ एवरेज डिस्टेंस, सॉरी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का एक और तरीका है, अगर आपका भी फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर आपका भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है ना, इफ वी फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पे कर ले, यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा अलग से, हाँ यहां कर देता हूं, यहां जगह
हाँ यहाँ कर देते हैं एक और केस, इफ आपका v फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो आपका v फंक्शन ऑफ टाइम है, देन v एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन dt, ठीक है ना। ये कब लगता है, जब इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा हो आपका, तब v एवरेज निकालने के लिए लगता है ना, क्योंकि v फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जैसे v आपको दे दिया उसने कि 2t+3 हर टाइम इंटरवल में v चेंज हो रहा है, तब हम इस तरीके से v एवरेज निकालते हैं। तो ये एवरेज का बिल्कुल ये मतलब जनरल फॉर्मूला है, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज जब वो चेंज हो रहा हो किसी क्वांटिटी के साथ, तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो जैसे बाई एक्स के साथ चेंज हो रहा हो, तो मान लो y dx अपॉन dx ही आएगा नीचे, तो v dt के साथ चेंज हो रहा है तो v dt अपॉन dt, तो जिसके साथ चेंज हो रहा है उसका ऊपर इंटीग्रेशन उसके रेस्पेक्ट में, और अपॉन टोटल उसी मतलब जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है उसका इंटीग्रेशन। तो ये जनरली नहीं लगता है आपके लिए, IIT JEE वगैरह में लगता है, तो लेकिन बताना मेरा फर्ज था तो मैं बता दिया। ये समझ में आ गया। सिचुएशन 3 थी, एक जगह ही नहीं बची है ना, तो यहां करने की कोशिश करते हैं, यहां करने की कोशिश। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस, अब वो dd मैच कर जाएगा है ना, तो कैपिटल D ले लेता हूं, dd/dt, यानी कब लगेगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तब हम इसका यूज करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब है कि हर एक उस पर बदल रहा हो। अच्छा, इन दिस केस अगर आपसे क्या पूछा जाता है v एवरेज, तो भी आप ऐसे करोगे इंटीग्रेशन d dt अपॉन टोटल dt, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। वेलोसिटी, अगर स्पीड समझ में आ गया तो वेलोसिटी अपने आप समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी किससे नोट करते हैं, v वेक्टर से, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड v, और इसी को मैं v लिख रहा हूं है ना, ध्यान रखना है, मैं स्पीड से कनेक्ट मत कर देना, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, कांस्टेंट स्पीड है तो सीधा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, कांस्टेंट स्पीड, या है ना एवरेज स्पीड भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही तरीके से लगता है, कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं है, एवरेज स्पीड ही करो। कांस्टेंट क्या होता है, वो तो पोजीशन चेंज होगी तो एवरेज ही आएगा, वो तो एवरेज स्पीड, एवरेज सॉरी स्पीड लिख रहा हूँ यार, अब से स्पीड स्पीड चल रहा है माइंड में। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपको पता है v वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मॉड अपॉन टाइम, और अगर आपने मॉड लगा दिया तो यहाँ ही मॉड लग जाएगा, और यहाँ मॉड लग गया तो चेंज इन पोजीशन को डेल आर अपॉन टाइम में इंटरवल डेल टी, इसी को हम बोलते हैं v एवरेज, ठीक है ना, क्लियर। और वेक्टर फॉर्म में लाना है तो वेक्टर लगा देना, नहीं लाना है तो ऐसे लगा देना। तो एवरेज स्पीड समझ में आ गया। अब इस पे मेरी बहस नहीं होनी चाहिए कि डेल आर, मैंने अभी क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं है ना, तो डेल आर कैसे निकले बस उसे पुट करना, सिंपल सी बात ही है ना। एवरेज स्पीड और यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि हर एक पॉइंट पर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो v इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लिख देंगे VINST, ठीक है ना, और फॉर्मूला हो जाएगा d/dt r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। r वेक्टर मतलब समझिए ना, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। r यहां पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, r इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 मीटर, इस टाइप से है ना, एट t इक्वल टू t, किसी टाइम पर हम चर्चा कर रहे होंगे, और यहाँ किसी इंटरवल में चर्चा कर रहे होंगे, एयर इंटरवल में चर्चा हो रही होगी है ना। जैसे डेल आर को अगर मैं खोलूंगा तो क्या आएगा, R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, इस तरीके से, मतलब
एक इंटरवल में चर्चा हो रही है, एक पॉइंट पर चर्चा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह आपको, ठीक है ना? अच्छा, अब जरा एक चीज यहां पे समझने की कोशिश करें, वो ग्राफ में भी आएगी लेकिन मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस से समझने की कोशिश करते हैं। आप जरा ध्यान से देखना इसको, ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं इसका। क्या कर लेते हैं? ग्राफिकल एनालिसिस। लेकिन लंबा जा रहा है वीडियो बहुत ज्यादा यार, ठीक है ना? वेलोसिटी खत्म हो गई है एक्चुअली में, अब क्वेश्चन है उसके, ठीक है? तो एक वीडियो और बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, दूसरा वीडियो ले लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन वगैरह ही खत्म कर लेंगे, है ना? ठीक है, तो अभी अपन इसी को यहीं रोक देते हैं इस वीडियो को, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं यहाँ इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना, क्यों लेंदी जा रहा है, तो लेंदी वीडियो देखने में थोड़ा बोरिंग लगता है, तो अपन इसको रोक लेते हैं और दूसरा वीडियो अपन क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है ना? इस वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट करें बेटा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।